उन्हें बता दी गई है। तो मैं चाहता हूँ सर कि बाबा साहब के जीवन के अंदर संकल्प भूमि एक तीन भूमि जो उनके साथ जुड़ी हुई है, महू की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, ये सबके साथ में ये चौथी संकल्प भूमि भी है। इस उसके भूमि के बारे में उसको ढूंढने के लिए हमारे बड़ौदा वासी और कहीं बुद्धिज्म वाले हमारे फ्रेंड बाबा साहब के अनुयायी बहुत कोशिश की। 2006 के अंदर 14 अप्रैल के दिन वो जगह ढूंढ निकाल कर उसको संकल्प भूमि नामकरण किया गया। उसके बाद में सर जब कॉरपोरेशन के अंदर उसका जगह है, वो कॉरपोरेशन का हस्तक की थी, कमाटी बाग के अंदर थी, जहां पब्लिक प्लेस नहीं था, इसलिए वहाँ कॉरपोरेशन के साथियों के साथ भी बहुत परामर्श किया। उसके बाद में तत्कालीन मेयर बड़ौदा के सुनील भाई सोलंकी जो हमारी बिरादरी से थे, उसने उसको संकल्प भूमि नामकरण डेट 18/7/2006 के अंदर कर दिया और 756 चौरस मीटर जमीन लैंड उसके लिए रिक्वायर कर दी। बाद में सर वहां कुछ बने, ऐसी कोशिश हमारी चलती रही। जाने माने कहीं नेतागण, कहीं वीवीआईपी जैसे कि अभी के राष्ट्रपति थे, तभी भी वो आ चुके थे। उससे पहले बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार से हमारे टीम के अंदर मीरा ताई जी, उनके परिवार से प्रकाश आम्बेडकर जी, और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के परिवार से मुरलानी बेन, वो सब हमारे वहाँ आ चुके थे। इस तरह से प्रोग्राम दिन प्रतिदिन हमारे ट्रस्टी मंडल के प्रेसिडेंट की ओर से सबकी सहायता से किया जाता था। मुझे बात की खुशी है कि जगह ढूंढ निकाली और वो जगह की वजह से बाबा साहब ने वहां से संकल्प किया, उसकी वजह से मैं एज ए पुलिस में से असिस्टेंट कमिश्नर बन के वहाँ फर्ज पर नियुक्त हुआ। मुझे वहां जाने का मौका मिला तो मैं मेरी जात को उस टाइम पर ये महसूस करने लगा कि मैं जो आज हूँ वो सिर्फ न सिर्फ बाबा साहब की देन की वजह से मेरा यूनिफॉर्म है। मेरी कोई लायकात नहीं थी, लायकात वाले तो बाबा साहब की थे। फिर भी उनको जो अपमानित किया गया था जो जगह पे, जिस गांव में, वहां मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, वो सिर्फ न सिर्फ उनकी वजह से मुझे मिल रहा है। आज मैं इस जगह पे कुछ बनाने के लिए सब लोगों ने टीम ने, खास करके हमारे गाइड प्रथम साहब, अनिल प्रथम साहब, जो गुजरात कैडर से आईपीएस है, वो वैसे दिल्ली से है, लेकिन हमारे, मैं दुख के साथ कहता हूँ कि कहीं ऑफिसर गुजरात कैडर में आईपीएस है, लेकिन ये इतना खुल के हमारे साथ रहे। आज भी ऐसे मौके में वो अहमदाबाद से वहाँ संकल्प भूमि दिन के जो प्रोग्राम था वो अटेंड करने के लिए, वहाँ नमन करने के लिए भी जाए। ये उसकी कर्तव्य निष्ठा और हमारे साथ उसका जोत है, जो अभी तक यहाँ संकल्प भूमि पहुंची है, ये उसका श्रेय हम सबको गाइड करते हैं, उसकी वजह से। सर जब ये संकल्प भूमि स्थल पे कुछ बनाया जाए, ऐसा हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट को, सबको जहाँ भी लिखना है बहुत कोशिश की। फिर आखिर में कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति महोदय को लिखा, पीएम साहब को लिखा, मैं पर्सनली दिल्ली जाके हम लोग मिनिस्टर श्री को मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में हम गुजरात के अंदर तत्कालीन एमएलए और आईएएस, रिटायर्ड आईएएस सचिव के पद पे मिस्टर आर एम पटेल साहब जो थे, उनसे मिले हम लोग, उसके साथ बात की। वो तुरंत हमारे साथ है, हमारे लेटर के साथ सीएम अभी के जो गुजरात में मौजूद है उनको हम मिले। अरे सीएम उस टाइम पर आनंदीबेन पटेल थी, उनको हम मिले। आनंदीबेन पटेल को जब मिले तो उसने हमारी बात सुनकर काफी प्रभावित हुए और 10 करोड़ रुपया सैंक्शन 1 महीने के अंदर कर दिया। उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ गुजरात से, बड़ौदा से मिस्टर जनक परमार है, उसने भी उसमें वो सदस्य उसमें थे, तो 1,25,00,000 रुपीज वहां से उन लोगों ने इकट्ठा करवाया और इस तरह से ये संकल्प भूमि का निर्माण कार्य शुरू करने का फाइनल हो गया। शुरू करने के लिए बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन काम शुरू नहीं होता था। तो हम उस टाइम पर जो नई मिनिस्ट्री बनी, तो उसके अंदर मिस्टर आत्माराम परमार सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जो थे,
उनको मिले। उस टाइम पर जो वो एमएलए थे 2013 में, और उसके टाइम के अंदर जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे उसको उसने खत लिखा था हमारी रजूआत की वजह से कि भाई यहाँ कुछ निर्माण का काम किया जाए, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। तो उनके लेटर की कॉपी हमारे पास थी, वो लेटर की कॉपी के साथ हम उसको मिले कि आपका ये लेटर था, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को आपने एड्रेस करके लिखा था, तो आज आप खुद एक पद पर है तो उसमें कुछ कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। तो उसने फौरन उसने काम शुरू करवाने की कोशिश की, और ये 2 जगह हमारे लिए काम करने के लिए फाइनल किया। एक जहां संकल्प लिया था वो, दूसरा कल्याण नगर की जगह है, वहाँ 314 स्क्वायर मीटर जमीन लैंड में वो निर्माण का काम शुरू करने का उसने निश्चय किया। उसके बाद में जब 100वीं जन्म जयंती बाबा साहब की आई, उसी दिन संकल्प दिन बाबा साहब का आया 100वां, तो उसी दिन वहाँ भूमि पूजन के लिए 2 जगह पे भूमि पूजन हुआ। अभी के जो वर्तमान जो चालू सीएम साहब है उसने किया, साथ में हम आत्माराम परमार साहब भी थे। बाद में सर काम शुरू नहीं होने लगा, बंद रहा, काफी टाइम काम बंद रहा। दूसरा संकल्प दिन आने लगा तो हम लोग बहुत चिंतित हुए कि क्या मैसेज हमारा बनेगा। कई लोग हमको ऐसा भी कहने लगे कि आपसे, आप लोगों से कुछ होता नहीं है, लेकिन सत्ता जहाँ होती है वहां हमारा कुछ शानपन बिल्कुल चलता नहीं है। ये जैसे हम धीरज से, विचारों से फिर हमने कोशिश किया, और नई मिनिस्ट्री बनी, उसमें आत्माराम परमार साहब के बदले नए ईश्वर भाई परमार मिनिस्टर बन के आए। उनको जाके मिले, उनको बताया कि ये बात है हमारी, और आप सीएम साहब को बोलो कि आपने भूमि पूजन किया है तो वहाँ काम शुरू नहीं हुआ तो करवाए। बाद में वो हमारे साथ आए, और एक दुख के साथ मैं कहता हूँ कि सीएम साहब ने साफ साफ हमको बता दिया कि वहाँ काम करने के अंदर लोगों का विरोध है, वहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा करके हमको मना कर दिया। तो सर मेरा मन है व्याकुल हो गया। हम सब में से, सबकी ओर से रजूआत हमने की कि सर यहाँ जो काम शुरू नहीं होगा या नहीं करवा जाएगा तो देश विदेश के, गुजरात के सभी अम्बेडकर वादियों में, बुद्धिस्ट में उसका गलत मैसेज आपके बारे में जाएगा। आपने वहाँ भूमि पूजन किया है, फिर आप मना कर रहे हैं, ये बात बहुत रॉन्ग जाएगी आपके बारे में। तो उनने फिर डीएम साहब को, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबको सर एक काम शुरू करने के लिए आह्वान दे दिया। वो काम शुरू करने के बाद कहा गया, लेकिन कलेक्टर साहब को भी कहा तो भी नहीं हुआ। तो फिर हम डीएम साहब को फिर बोलने लगे जाके, उनकी जो स्वागत मीटिंग हर महीने होती थी उसमें भी हमको बुलाए जाते थे। हमारे साथ में माननीय श्री तुलसी भाई सोलंकी साहब हमारे खास सपोर्टर है, वो सब हमारे साथ रहते थे। लेकिन उसमें फिर डीएम साहब ने फाइनल किया कि 15 दिन के अंदर में काम शुरू होना चाहिए। उसके बाद वहां सर काम शुरू हुआ है। जो संकल्प भूमि जगह बनी है, वो जगह के अंदर सर जो जगह है उसमें जिस तरह से बनाया गया है, ये जो हम लोगों ने जो प्लानिंग दिया था उसके बदले जो हमको जो पूरा संतुष्ट नहीं है। वहाँ अच्छा एक स्मारक बाबा साहब के नाम की बराबर में बनना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है जो है कल्याण नगर एरिया जिसको कहा जाता है, आज मेमोरियल बन रहा है, उसका डिजाइन तुलसी भाई सोलंकी साहब ने, वो सबने मिलकर वहां दी थी। तो उसमें से ये मेमोरियल बन रहा है, डिजाइन से बन रहा है। लेकिन वो जगह के बदले संकल्प भूमि के पास के अंदर जो जगह बनता था, तो आज के जमाने के अंदर बाबा साहब ने दिया हुआ बंधारण की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कोई भी व्यक्ति, गरीब, तवंगर, XYZ, भारत के कोई भी स्टेज पर बैठ सकते हैं। तो आप ओबीसी में से है, आप एक दफा यहाँ आओ, हमको मीटिंग दो। लेकिन उसका कोई रिप्लाई सर नहीं मिला, और आज तक वो आए भी नहीं है, और न तो कोई मैसेज भी अभी तक नहीं मिला। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी सर ये बन रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ी सुखी घड़ी है, क्योंकि कुछ नहीं था। इसके बदले जो हमारे ट्रस्ट के लोग हैं, बड़ौदा वासियों के सपोर्ट से, दूसरे सर नामी अनामी
देशवासियों के सपोर्ट है, जो यूपी से, बिहार से, नागपुर से। नागपुर में सर एल्बम लेके बना, बाबा साहब का लेके खुद में आया था, वहाँ चैत्य भूमि में भी गया था, वहाँ सबको मैंने बांटा था। और उस टाइम पर मेरा बेटा वहाँ ट्रेनिंग में था, इनकम टैक्स की ट्रेनिंग में था, वो डायरेक्ट आईएएस बना था। तो वो बहाने मुझे आने का वहाँ मिला था, तो ये भी हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया है। उसके बाद में सर जो संकल्प भूमि है वहाँ, उसके पीछे जो एक लकड़ी का पुल था, वो लकड़ी का पुल टूट गया, तो उसका पुल दूसरा मजबूत पुल बनवाया गया। तो उसके ओपनिंग के लिए उसके टाइम के मेयर, डेप्यूटी मेयर थे, उसने मुझे बोला, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, कि आप 1 घंटे में यहाँ आ जाइए, यहाँ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और कुछ हम आपको आश्चर्यजनक बात आपने जो हमारे पास रखी थी उसका रिप्लाई देने वाले हैं। तो मैं सर वहाँ गए, हम गए वहाँ। तो वहाँ तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु और अभी के सिटिंग डेप्यूटी सीएम गुजरात नलिन पटेल साहब, वो सब वहाँ आए थे। वहाँ उन लोगों ने माला अर्पण की बाद में हमने उनको कहा कि सर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बाबा साहब दिल्ली में बंधारण बनाने के लिए गए, बॉम्बे में रहते थे, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ट्रेन का नाम बाबा साहब के नाम से संकल्प ट्रेन का संकल्प ट्रेन नामकरण किया जाए। तो उन्होंने हमको चलते चलते से हाथ से लिख के चिट्ठी मैंने दी। तो चिट्ठी में भी उसने तुरंत स्टेज पे जाके डिक्लेयर कर दिया कि आज आज ट्रेन यहाँ से शुरू हो रही है अहमदाबाद के लिए, बड़ौदा अहमदाबाद के लिए, उसका नाम हम संकल्प ट्रेन रखते हैं। हम लोग वहां जाके कोई प्रोसीजर में नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं की जब हमारे पास रुजुआत आई तो हम बहुत प्रभावित हुए, और उनकी वो सब की प्रभाव रुजुआत के बाद में हम यहाँ का ट्रेन का नाम घोषित करते हैं। ऐसे ट्रेन का नाम संकल्प ट्रेन शुरू हुई है, जो यहाँ बड़ौदा से सौराष्ट्र के एरिया तक जाती है। उसी दिन जो पुल बना था उसका नामकरण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर केबल स्टे ब्रिज नामकरण किया गया। ये भी एक बड़ी सिद्धि की बात है। और सबसे बड़ा हम लोग का सपोर्ट है सर, तो हमें अनिल प्रथम साहब का है। गुजरात के कोई भी आईपीएस जिसको मैं हमारी कम्युनिटी में से खास करके कहता हूँ, वो इतना खुल के नहीं आता। जब एक आईपीएस साहब, मुझे किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि वहाँ सीपी के हुद्दे पर आके बैठे कमिश्नर ऑफ पुलिस बड़ा, तो मैं उस टाइम में था, तो मैंने 3 दफा अलग अलग टाइम उसको मिला, सैल्यूट करके एक ही बोलता था कि हेलो। मेरी छाती आज फूल रही है। तो उसमें मुझे कोई रिप्लाई नहीं देते थे क्यों फूल रही है। तीसरे टाइम पे मुझे बताया, तो मैंने कहा कि यहाँ पहले बाबा साहब ने के बंधन की वजह से आपको एक पद मिला है, और बाबा साहब जब आए तो उनको ये सम्मान नहीं मिला था। आज आप बड़ौदा के किंग है, इसलिए मुझे आपके पर गौरव हो रहा है। और आप संकल्प भूमि में पधारो। तो उसने बताया कि मैं वहां आऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ से हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ, कोई भी ऑफिसर अपनी कम्युनिटी होने से कहीं भी पोस्ट पे जाएगा तो उसका बायोडेटा पहले से लोगों को पता चल जाता है। फिर भी ऐसा हमें एक एक्सपीरियंस हुआ है। मैं खास करके सर आज ये 2006 के बाद जो संकल्प दिन का जो हमारी ओर से वहाँ संकल्प भूमि ट्रस्ट की ओर से काफी साथियों की वजह से मनाया जाता है, उसमें काफी लोग आते हैं। इस साल सर काफी ये कोरोना की वजह से कम संख्या आई, लेकिन जो भी आई, जो सर उसको कहते हैं कि लाइन के टोले नहीं होते, सब लाइन आए थे, बहुत आए थे, जिसकी वजह से शोभा में बहुत अभिवृद्धि हुई है। और संकल्प भूमि के अंदर सर वहाँ जो काम हुआ है उसके अंदर सर और आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रथम साहब के विचार है, वो साहब बताने वाले हैं। तो मैं यहाँ मेरा वक्तव्य सर पूरा करता हूँ। आपको सबको सर बहुत बहुत हमारी ओर से नमस्कार और जय भीम, नमो बुद्धाय सर। धन्यवाद सर। संकल्प भूमि को मान्यता प्राप्त करवाने के लिए इससे हमें आपने वाकिफ कराया। और जो बात आपने कही कि आज हम जो कुछ भी है, जिस मकाम पर पहुंचे हैं, वो सब कुछ बाबा साहब की बदौलत है।
बहुत सही बात है सर। आज जो भी है, जिस हालात में है, ये केवल और बाबा साहब के त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से है। जो जिंदगी हमें मिली है वो केवल बाबा साहब की वजह से ही है। आज के इस प्रोग्राम में आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए पूरी महिला सशक्तिकरण की टीम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसके बाद माननीय तुलसीदास जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना वक्तव्य रखे। इनका विषय है संकल्प से संविधान तक। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप अनमोल विचारों का खजाना है सर। अभी हाल ही में हम मार्च महीने में वडोदरा होकर आए। वहां सयाजी बाग, वडोदरा, गुजरात, जिसे संकल्प भूमि भी कहा जाता है, उस जगह से हमें रूबरू होने का मौका मिला। वहां पर बाबा साहब ने एक पेड़ के नीचे नम आंखों से संकल्प लिया कि मैं अपने दबे कुचले अस्पृश्य समाज को इस घिनौने दलदल से निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। आज वडोदरा की वही जमीन संकल्प भूमि के नाम से जानी जाती है, जहां पर समूचे देश के अम्बेडकरवादी इकट्ठा होकर उनके संकल्प को दोहराने का सतत प्रयास जारी रखते हैं। और सम्माननीय तुलसीदास सोलंकी जी उसी भूमि से है, तो हम चाहते हैं वे अपने अनमोल विचारों को हमसे साझा करें। थैंक यू मैम। महाकारुणिक तथागत बुद्ध विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को वंदन करते हुए हमारे वंदनीय भंत जी को प्रणाम। साथ में महिला सशक्तिकरण संघ की महिलाएं, प्रमुख वक्ता और आज का वेबिनार के कार्यक्रम के अतिथि विशेष माननीय अनिल प्रथम साहब और टी.आर. परमार साहब। आज का जो विषय है, मैं लैपटॉप शेयर करता हूं। मैम उधर से एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मेरा लैपटॉप शेयर होता है? दिखाई तो नहीं दे रहा है अभी। ठीक है, अभी कर दीजिए। अभी दिखा देता ना? यस। मेरा सब्जेक्ट है संकल्प से संविधान तक। हमारे प्रथम साहब और परमार साहब और दूसरे काफी वक्ताओं ने संकल्प भूमि के बारे में काफी डिटेल में बताया है। मैं ज्यादा इसमें, क्योंकि बहुत सारा लंबा प्रेजेंटेशन है, तो इतना कोशिश करेगा कि इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है बाबा साहब का रिलेटेड, उसी को ही हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि बाबा साहब बड़ौदा आए, संकल्प लिया और संविधान की कैसे संरचना हुई, वो अंकुरण कैसे हुआ, और ये जो संविधान बनाने की जो जर्नी थी वो कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे। तो इसके पहले बाबा साहब जो बड़ौदा आए, इसके पहले की थोड़ी लाइफ को समझना जरूरी है। जैसे कि बाबा साहब का बचपन है, स्कूल का लाइफ है और कॉलेज का लाइफ है। बाबा साहब 17 में जो पढ़ते थे बचपन में, उसी समय पर जो जातिगत अमानवीय वेदना की जो अनुभूति हुई, बाहर बैठना पड़ता था, पानी पीने को नहीं मिलता था। दूसरा जो घटना है 17 से मसूर गोरेगांव की, हम सबको पता है, ज्यादा इसमें मैं डिटेल बात नहीं करेगा, मगर जो ये दर्द भरी घटना जो थी, वो घटना का बाबा साहब
के मानसिकता पर काफी गहरा असर हुआ था। इसके बाद मुंबई में जो एल्फिंस्टन स्कूल में पढ़ाई की और उधर से जो कॉलेज किया और उधर जो जातिगत भेदभाव का अमानवीय जो संवेदना की अनुभूति हुई, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी घटना बाबा साहब के लाइफ में बनी दादा केलुस्कर से मुलाकात। जो केलुस्कर दादा नहीं मिलते हैं तो हमारी या बाबा साहब की हिस्ट्री कुछ अलग होती। बाबा साहब ने जो मैट्रिकुलेशन पास किया मुंबई से, इसमें केलुस्कर दादा ने भीमराव को देखा और उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जो बुद्धिमत्ता थी, उसको भली भांति समझा और प्रोत्साहित किया बाबा साहब को आगे पढ़ाई के लिए। अभी जब बाबा साहब 1912 और 13 में स्टडी पूरा करके बीए करते हैं, उसी समय पर केलुस्कर दादा के माध्यम से बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मुलाकात कराते हैं। उस समय महाराजा का बंगलो मुंबई में भी हुआ करता था। तो जब महाराजा मुंबई में आए थे तो बाबा साहब की मुलाकात केलुस्कर दादा के माध्यम से ही हुई और महाराजा ने भीमराव को बोला कि मैं तेरे को पुरस्कार तो देता हूं, मगर आगे की पढ़ाई के लिए भी कुछ करूंगा। अभी कॉलेज खत्म हुई, बाबा साहब की इच्छा थी आगे और पढ़ने की। वो विदेश जाना चाहते थे और इकोनॉमिक्स में और मास्टरी करना चाहते थे। केलुस्कर दादा ने फिर से उसको हेल्प किया, बड़ौदा लेके आए और महाराजा के साथ में मुलाकात हुई। महाराजा ने बाबा साहब को 3-4 सवाल किए कि आप विदेश जाना क्यों चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने काफी अच्छा उत्तर दिया कि मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करना चाहता हूँ, साथ साथ में सोशियोलॉजी को भी मैं पढ़ाई करूंगा। तो बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया, मगर साथ में एक एग्रीमेंट करवाया महाराजा गायकवाड़ ने कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है न्यूयॉर्क में, तभी आपको वापिस आके हमारे दरबार में 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब को पढ़ाई करनी थी तो वो एग्रीमेंट स्वीकृत किया और अमेरिका गए। अभी इधर 2 महाराजा की बात आती है। एक तो बड़ौदा के महाराजा है जो बाबा साहब को न्यूयॉर्क पढ़ाई करने के लिए, न्यूयॉर्क और लंदन पढ़ाई करने के लिए उसको भेजा। दूसरा महाराजा है कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, जो 1920 के बाद जो बाबा साहब बड़ौदा छोड़ा और जो लंदन की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसमें कोल्हापुर के महाराजा ने काफी अच्छा सपोर्ट किया और वो पढ़ाई पूरी हुई। अभी आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब अमेरिका तो जाते हैं, अमेरिका की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन लेते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पढ़ाई तो करते हैं, हम सबको पता है, हमने सबने पढ़ा भी है बाबा साहब की किताबों में, उसके लाइव हमने देखा है कि बाबा साहब की जो पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी वो कैसे थी, कितनी हार्डशिप देखी और कैसे स्ट्रगल करके पढ़ाई की। इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेगा टाइम की थोड़ी पाबंदी के कारण। तो सॉरी 1 मिनट। इसमें बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिकन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऑफ अमेरिकन रेलवे और सोशियोलॉजी में गहरा अभ्यास किया। अभी बाबा साहब जो यूएस में थे तो जो प्रोफेसर थे, कौन से टाइप के प्रोफेसर मिले कि बाबा से बड़ौदा की जो घटना है संकल्प भूमि की, वो घटना को कोरिलेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब अमेरिका लंदन से वापस आए नौकरी करने के लिए, तो बाबा साहब की जो कैपेबिलिटी थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, वो कैसे डेवलप हुई, कौन से लेवल पर थी। तो बाबा साहब को जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर मिले, से फॉर एग्जांपल डेवे थे, जॉन डेवे थे, अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर थे, एडविन सेलेमन थे, ये विश्व के महान और ग्रेटेस्ट प्रोफेसर थे अपने सब्जेक्ट में। जैसे कि देवे थे मेरा स्लाइड शो दिखता है।
आपके लैपटॉप का वो जो दिख रहा। वो दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरा स्क्रीन बंद हो गया। अच्छा, तो कोई दूसरा है ना, सुधीर बालदे बेटा, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा था, कोई ट्राई कर रहा है, कोई दूसरा ट्राई कर रहा था, इसलिए दिक्कत थी। तो आप फिर से कर सकते हैं। ठीक है। स्लाइड दिखाई रही है ना? दिखाई दे रहा है अभी। तो बहुत विश्व लेवल के प्रोफेसर से बाबा साहब की भेंट हुई, और वो भी कैसे वर्ल्ड लेवल के प्रोफेसर थे। और ताज्जुब होगा कि ये सब प्रोफेसर में, ये सब जो उसके डिसिप्लिन के जो प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट के, सबसे चाहते और फेवरेट स्टूडेंट बाबा साहब थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अलेक्जेंडर जो गोल्डन वाइजर थे, वो काफी मानव एंथ्रोपोलॉजी में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर माने जाते थे। जॉन डेवे थे, वो फिलोसॉफी में काफी, सोशियोलॉजी में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ थे। सेलिंगमैन थे, इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर थे। ऐसे प्रोफेसर के साथ में बाबा साहब का जो मुलाकात होती है, और बाबा साहब का जो इंटेलेक्चुअल जो शेप होता है, उसी से होता है। तो बाबा साहब ने जो पहला थीसिस लिखा कोलंबिया में, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, उसका जो गाइड थे सेलिंगमैन थे। और साथ में 1916-17 में ही जब गोल्डन वाइजर ने एक सेमिनार का आयोजित किया था एंथ्रोपोलॉजी में, तो बाबा साहब ने पेपर प्रेजेंट किया था, कास्ट इन इंडिया, इसकी मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। भारत में कास्ट सिस्टम क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, और इसकी उद्भावना कैसे होती है, ये पहला पेपर बाबा साहब ने कॉलेज के टाइम में फर्स्ट ईयर में रजू किया। और बाबा साहब की सामाजिक क्रांति का एक नींव थी पहली। तो इसके बाद मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, लास्ट जून में मैं यूएसए गया था। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का मेरे को तक मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, और यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जो गया, और मैं जैसे ही एंटर होता हूँ, मेरे जिंदगी का एक बहुत अहम दिन था। मेरे पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रही थी, संवेदना फील कर रही थी कि यही भूमि है जिस भूमि में बैठकर बाबा साहब ने लाइब्रेरी के एक एक कोने में एक एक पुस्तक पढ़ी है, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का जीवन को गुलामी से मुक्त किया। तो ये बाबा साहब का जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो था, उसी में वो भूमिका है। बाबा साहब ने बाद में कोलंबिया में पढ़ाई पूरी करके लंदन गए, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। ये ओरिजिनल पेपर है वो एडमिशन का। एडमिशन लिया, पढ़ाई पूरी की, थोड़ी ही पढ़ाई पूरी हुई, पीएचडी का थीसिस चल रहा था, और बड़ौदा के जो दीवान ने ऑर्डर किया कि भीमराव आपको भी बड़ौदा वापस आना पड़ेगा और आपको नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने काफी प्रत्याह्वान किया कि मेरे को 1 साल की और स्कॉलरशिप बढ़ाओ, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है, मगर बड़ौदा के दीवान ने वो मंजूर नहीं किया। आखिर में बाबा साहब को वापस आना पड़ा। और देखो सरप्राइज क्या है, बाबा साहब मुंबई आए, दूसरे ही दिन बड़ौदा आ गए, और बड़ौदा आके वो नौकरी ज्वाइन की। 150 रुपया महीने के वेतन से विदेश सचिव का पोजीशन पर नौकरी ज्वाइन की। लगता है कुछ स्लाइड्स में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, अभी ये जो स्लाइड है, बाबा साहब ने जो बड़ौदा में नौकरी ज्वाइन की, इसका ओरिजिनल लेटर है। दिस इज अपॉइंटमेंट लेटर। महाराजा सयाजीराव ने जो अपॉइंटमेंट लेटर दी थी, 150 रुपए के वेतन से सितंबर में वो नौकरी ज्वाइन की। अभी बड़ौदा आए, महाराजा ने हुक्म किया
था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और दीवान को कि बाबा साहब को मैंने विदेश सचिव के पोजीशन पर अपॉइंट किया है, तो उसको लेने के लिए स्टेशन पर कोई अफसर को जाना पड़ेगा। अभी हमको पता है कि उस समय में महाराजा इतने ज्यादा पूरा ध्यान नहीं रखते थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दीवान ही सब कुछ करते थे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर बाबा साहब को लेने स्टेशन पर आते नहीं है। तो सिचुएशन ऐसे होती है, शाम हो जाती है, बाबा साहब सोचते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि अभी जाने का किधर है। तो पहले तो ढूंढते हैं कि कोई मकान ढूंढे, कोई किराए पे रहे, और ऐसे करके बाबा साहब सर्च शुरू करते हैं। तो बाबा साहब ने खुद के अपने शब्दों में लिखा है, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया मैंने। बाबा साहब क्या लिखते हैं, इंग्लैंड से लौटने के तुरंत महाराजा के एग्रीमेंट के अनुसार मैंने बड़ौदा में महाराजा के दरबार में नौकरी ज्वाइन की। बड़ौदा में मुझे कोई हिंदू या मुसलमान ने किराए पे मकान नहीं दिया। बड़ौदा शहर में कोई मकान न मिलने से मैंने पारसी धर्मशाला में रहने का सोचा। अमेरिका और इंग्लैंड में थोड़ा वर्ष रहने से मेरा शरीर और व्यक्तित्व में काफी निखार आ गया था। मैंने पारसी नाम एडल जी सौरभ जी रखकर धर्मशाला में दिन का 2 रुपये का किराए से मैंने रहने का शुरू किया। शहर के रूढ़िचुस्त और धर्मांध लोगों को तुरंत बिजली की तरह पता चला कि महाराजा ने एक महार लड़के को दरबार में नौकरी पर रखा है जो पारसी नाम बदल के रहता है, और मेरा रहस्य तुरंत खुल गया। अभी ये जो घटना घटती है, ये घटना में बाबा साहब जब पारसी धर्मशाला में एंटर होते हैं तब जाके पहले बताते हैं कि मैं मेरा जाति बता देगा तो मेरे को तो रहने देने वाला नहीं है, तो पहले हिंदू बोलता है। अभी जब बाबा साहब रूम में जाते हैं तो पारसी कम्युनिटी में एक सिस्टम होती है, जैसे ब्राह्मण जनोई धारण करते हैं, ऐसे पारसी में ऐसा होता है, एक सदरा होता है और जनेऊ होता है। तो जैसे बाबा साहब अपना शर्ट निकालता है अपने रूम में जाके, उसी समय पर वो धर्मशाला का जो केयर टेकर था मैनेजर, वो देखता है कि ये तो पारसी नहीं लगता है, उसने जनोई तो पहनी नहीं है। तो बाबा साहब को बोलते कि तू पारसी नहीं है, तू कौन है? बोले कि मैं हिंदू हूँ, मगर मेरे को रहने के लिए प्लीज हेल्प कीजिए, मैं थोड़ी देर में मकान कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा तो चला जाएगा। मगर बाद में लोगों को पता चल जाता है और ये मुसीबत शुरू होती है। अभी साथ साथ में बाबा साहब जो महाराजा के दरबार में जो ड्यूटी बजाते हैं उसी में भी मुसीबत होती है। कोई पानी पीने को पानी नहीं देता है, फाइल छुट्टी फेंकते हैं, ये काफी परेशानी बाबा साहब झेलते हैं। अभी बाबा साहब क्या बोलते हैं, धर्मशाला में रहने का दूसरे ही दिन जब मैं सुबह का चाय नाश्ता पूरा करके ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय करीब 15 से 20 पारसी लोग हाथ में हथियार लेके मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा तुम कौन हो? मैंने कहा हिंदू हूँ, मगर मेरे जवाब से वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, मुझे बहुत गंदे अपशब्द कहे और तुरंत धर्मशाला खाली करने को हुक्म किया। परिस्थिति को तो ध्यान में रखते हुए मेरी समझ और ज्ञान ने हिम्मत और शालीनता से सामना करने का सोचा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब ने जो बोला है, जो लिखा है, कि मेरी इंटेलेक्चुअल और विजडम दोनों को अप्लाई किया मैंने, कि भी ये समय थोड़ा समझदारी का है, बचने का है, कैसे भी करके 8-10 घंटा मेरे को निकाल देने का। और ये जो लोग आए थे 15-20 लोग, उसको 8 घंटे का टाइम मांगा कि मेरे को 8-10 घंटे दीजिए, मैं दूसरे अरेंजमेंट करके दूसरा मकान ढूंढ लेता हूँ। मगर बाबा साहब क्या बोलते हैं, मैंने पूरा दिन मकान की तलाश भटकता रहा, मगर मुझे कोई मकान नसीब नहीं हुआ। 1-2 मित्रों से भी बात की, मगर वो भी मेरी मदद करने को असमर्थ रहे। हुआ क्या आखिर में, बाबा साहब कहते हैं, मैं शरीर और मन से टूट गया था, थक गया था, आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसी हालत में हताश और मानसिक तौर से टूट चुका था। मैं एकांत जगह सयाजी बाग, कमाटी बाग जिसको बोलते हैं, इसमें वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। मेरी आंखों में अविरत अश्रु की धारा बहने लगी। मैं खूब रोया। मकान मिलने की कोई आशा न रहने पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आखिर मैंने बड़ौदा छोड़ने का निर्णय किया। मैं इस्तीफा देकर
रात्रि की ट्रेन से मुंबई जाने निकल गया। ये बड़ौदा की बाबा साहब की स्टोरी है। अभी जो फोटो दिखते हैं वडोदरा जंक्शन लिखा है, ये वडोदरा का प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। 103 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर, वो टाइम पुराना प्लेटफॉर्म था, अभी तो काफी रिनोवेट कर दिया है, ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है जिधर बाबा साहब ने प्रथम चरण रखा और आखिरी चरण यही प्लेटफॉर्म से रखा था और बड़ौदा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अभी सयाजी बाग, जो कमाटी बाग की जो घटना घटी, वट वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने जो आक्रोश किया, बहुत जो रोए और जो अनुभूति हुई, जो सेंसेशन हुआ, वो बचपन याद आ गया, कॉलेज की अमान्य वेदना याद आ गई और ये जो सारे जो बिहेवियर जो थे ये सब सामने आने लगे। और बाबा साहब ने सोचा कि महाराज जी के दरबार में इतने बड़े पद पर, अभी के कलेक्टर की पोजीशन हम समझ सकते हैं, रहते हुए भी छूताछूत की व्यवस्था का और अपमान का सामना मेरे को करना पड़ा है। बाबा साहब ने सोचा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी उस समय की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय मानी जाती, आज की तारीख में भी है, और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन की जो है वो भी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। इसमें मैंने इतनी विद्वता से पढ़ाई की है, फिर भी मुझे हिंदू धर्म की अमानवीय व्यवस्था का शिकार होना पड़ा। मेरा समाज अभी जो अनपढ़ है, गरीब है, उसकी हालत क्या होती होगी, वो बाबा साहब को दिमाग में ट्रिगर हुआ। मुझे इस अमानवीय व्यवस्था को मूल से मिटाने के लिए मेरा सर्वस्व बलिदान देना होगा। मैं आज संकल्प करता हूँ, हिंदू धर्म की जाति की अमानवीय परंपरा को तोड़ दूंगा, मुझे जो हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। यही सयाजी बाग वडोदरा का जो वट वृक्ष है आज संकल्प भूमि से जानी जाती है। भारत के संविधान का अंकुरण यही संकल्प भूमि से हुआ। आगे हम देखेंगे ये संविधान का अंकुरण कैसे हुआ और संविधान संकल्प भूमि से कैसे साकार हुआ और बाबा साहब ने क्या कार्य किया, तो आगे के स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और समता समानता, अभी लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद में फिर ये जो हमारा जो समारोह है वो प्रारंभ रहेगा। आवाज नहीं आ रही सर।